हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज इस सीरीज़ का हमारा 4th लेक्चर है जो कि है अबाउट शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट गाइस, उससे पहले अगर आपने हमें टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए एंड हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आज के टॉपिक पे चलते हैं जो कि है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट, अब देखिए, शेड्यूल्स पढ़ने से पहले हमें शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि शेड्यूल है क्या। तो ये हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए गाइस, यहाँ पे एक बुक है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बुक है जिसमें लिखा गया है स्टूडेंट्स आर हेयर टू प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स टू अचीव देयर ड्रीम्स। राइट, यहाँ कहीं पे आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लिखा हुआ मिलेगा। राइट, इस पे मैंने कर दिया स्टार मार्क। देन इसी बुक के लास्ट में मैंने क्या किया, यही स्टार मार्क डोनेट किया एंड यहाँ पे लिख दिया गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स कंसिस्ट ऑफ, या गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स लाइक यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीएससी, स्टेट एसएससी, राइट, देन डिफेंस सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज एंड सो ऑन। राइट, तो ये मैंने किया क्यों? ये मैंने कहा इसलिए किया ताकि मेन जो कंटेंट है वो बल्कि ना बन जाए। रीडर के लिए ये जो मेन कंटेंट है ये बल्कि ना बन जाए। दूसरा, इसकी कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। राइट, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि रीडर इसको पढ़ेगा एंड पढ़ने के बाद उसको दिखेगा कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, अब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स है क्या और इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो वो देखेगा, रेफ़र करेगा यहाँ से कि ये स्टार मार्क किया है। देन बुक के लास्ट पेज पे वो जंप कर जाएगा यहाँ से एंड वहाँ पे उसको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस क्लोज की। राइट, किया क्यों? टू रिड्यूस बल्कीनेस एंड टू अचीव कॉन्टीन्यूटी। इतना आपको समझ आ गया गाइस? अब देखिए, शेड्यूल्स भी ऐसे ही हैं। शेड्यूल्स में क्या है, देखिए उससे पहले हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि संविधान जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, वो बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्रीएम्बल, सेकंड वन इज़ पार्ट्स, थर्ड इज़ आर्टिकल्स एंड फोर्थ वन इज़ शेड्यूल्स। प्रीएम्बल आपको पता है, ये मैंने लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल में कवर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं एक बार। राइट, पार्ट्स क्या चीज़ है? पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ सेम कैटेगरी ऑफ आर्टिकल्स। जो सिमिलर कैटेगरी के आर्टिकल्स होंगे उनको हमने ग्रुप करके रख दिया है एक जगह पे, जिसको बोला जाता है पार्ट। राइट, तो ऐसे हमारे पास कितने पार्ट्स हैं गाइस संविधान में? 22। इतना आपको समझ आ गया? आर्टिकल क्या है? आर्टिकल डिफाइन करता है एक पर्टिकुलर सेक्शन का लॉ जो कि संविधान में लिखा हुआ है। राइट, 395 कब थे जब ये बना था और अभी कितने हो गए हैं? 400 से ज़्यादा। राइट, अब इसी बीच शेड्यूल्स, आर्टिकल में भी हम ये चीज़ डाल सकते थे बट वही जो बुक वाला कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा वो वैसा हो जाता, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाता। इसलिए हमने क्या किया, इसको एक डिफरेंट सेक्शन में डिफाइन कर दिया, टू रिड्यूस बल्कीनेस एंड टू अचीव कॉन्टीन्यूटी। राइट, अब ये शेड्यूल है क्या, जो मेन डेफिनेशन है इसकी वो देखते हैं गाइस। शेड्यूल की मेन डेफिनेशन आ जाती है गाइस, ये वर्ड प्ले है, इसको आपको एज इट इज़ याद करके रखना है क्योंकि कई बार ऑप्शंस में ऐसे ही आपको दिखाया जाएगा, बाकी प्लेटफॉर्म से वैसे पढ़ाया जाएगा आपको कि लिस्ट, शेड्यूल इज़ लिस्ट, तो आपको लिस्ट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको बस ये याद रखना है, टैब्यूलेशन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ किसकी? पॉलिसी एंड ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़। राइट, तो ये आपको एज इट इज़ याद करके रखना है। देखिए, जितनी भी पॉलिसीज़ होंगी या ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटीज़ होंगी जो कि शेड्यूल्स में, जो कि आर्टिकल्स में मेंशन होनी चाहिए, बट आर्टिकल में वो मेंशन है बट उसकी जो डिटेल्ड वर्जन है वो वो टेबल्स की फॉर्म में कैटेगराइज्ड है। कहाँ पे? शेड्यूल्स में। इतना आपको समझ आ गया? एक चीज़ और इसमें देख सकते हैं हम कि कुछ चीज़ें जो हैं वो, जैसे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सेक्शन नॉट मेंशन्ड इन आर्टिकल्स, इसको ऐसे भी देख सकते हैं हम कि कोई चीज़ अगर आर्टिकल में किसी चीज़ के बारे में मेंशन किया है बट उस चीज़ की डिटेल नहीं दी हुई है, तो वहाँ पे क्या है, उस चीज़ वहाँ पे मार्क किया होगा, उसके लिए आपको रेफ़र करना पड़ेगा कहाँ पे? शेड्यूल में। राइट, तो आप ऐसे भी देख सकते हैं।
तो शेड्यूल क्या है एंड इसको ऐड हमने क्यों किया? टू रिड्यूस बल्कीनेस एंड टू अचीव कॉन्टीन्यूटी, राइट। तो ये आपको लग गया पता मीनिंग एंड वाई इट इज़ एडिड इन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इतना आपको लग गया पता। देखिए गाइस आगे क्या है कि ओरिजिनली कितने थे? 8। कब? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारे पास कितने शेड्यूल्स थे? 8। उसके बाद गाइस फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को हमारे पास आया 9th शेड्यूल। 52nd अमेंडमेंट 1985 को हमारे पास 10th शेड्यूल आया। देन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 11th शेड्यूल एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में 12th शेड्यूल। ये दोनों साथ साथ में ही आए थे गाइस, राइट। तो आपको यहाँ पे लर्न क्या करके रखना है बेसिकली कि पहले कितने थे अब कितने हैं? 12, राइट। पहले कितने थे अब कितने हैं? 4 जो नए ऐड हुए वो कब हुए ऐड? फर्स्ट अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, राइट। इनके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही आगे, राइट। बट अभी आपको इतना याद करके रखना है, ठीक है गाइस। चलिए अब चलते हैं हम शेड्यूल फर्स्ट पे। तो शेड्यूल फर्स्ट क्या बोलता है? शेड्यूल फर्स्ट बोलते हैं नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। जो स्टेट्स वाला पोर्शन है वो आपका कवर हो जाता है पार्ट 6 में एंड यूनियन टेरिटरीज वाला पोर्शन जो है वो आपका कवर हो जाता है गाइस पार्ट 8 में, राइट। सेकेंडली जो पार्ट 1 है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4, इसमें आपका कवर हो जाता है ऑल्ट्रेशन, कैसे नई स्टेट बनाई जाएगी, स्टेट है क्या एंड इंडिया को क्या बोला जाता है। जैसे फर्स्ट आर्टिकल में क्या लिखा गया है? इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। ऐसा कुछ लिखा गया है इसमें, ठीक है। अब ये इसको एंड इसको, ये 3 जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों की जो आपको डिटेल है वो कहाँ पे मिल जाएगी? शेड्यूल फर्स्ट में। ये देखिए, राइट। अब यहाँ पे कहीं पे भी ये लिस्ट प्रोवाइडेड नहीं है आपको कि कौन सी इंडिया की स्टेट है, कब वो स्टेट बनी है, क्या उसका एरिया रहेगा, राइट। किसको बाइफरगेट करके वो बनी है, राइट। कहाँ कौन सी स्टेट से वो कार्व करके बनी है, राइट। तो ये चीज़ आपको कहीं पे भी प्रोवाइड नहीं होगी। उसके लिए आप इसकी डिटेल जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा शेड्यूल 1 में एंड शेड्यूल 1 को पढ़ के आपको पूरा ये डिटेल समझ आ जाएगी। तो आपको शेड्यूल का पढ़ते कैसे हैं एंड उसका मेन पर्पज़ क्या है तो वो तो आपको आई थिंक समझ आ ही गया अब, राइट। तो आपको यहाँ पे इतना याद रखना है गाइस कि शेड्यूल 1 जो है वो डील करता है नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज से कौन सा शेड्यूल डील करेगा गाइस? शेड्यूल 1। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है कभी तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि जो स्टेट्स थी वो 4 पार्ट्स में डिवाइड थी, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी, राइट। अब 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के बाद जो टेरिटरीज़ हैं वो 2 होगी, 2 टाइप की होगी, जैसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। तो स्टेट क्या है एंड यूनियन टेरिटरी क्या है, एक टेरिटरी एंड स्टेट में क्या डिफरेंस है वो आपको समझाया गया है कहाँ पे? शेड्यूल 1 में, राइट। वो यहाँ पे आपको डिफाइंड मिल जाएगी। तो आपको शेड्यूल 1 में बस इतना याद रखना है कि स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ कहाँ पे मिलेंगे आपको? शेड्यूल 1 में। चलिए इतना आपको लग गया पता। नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल सेकंड आपके पास बात करता है प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस की। प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस किसके गाइस? क्या वो एक बैंक एम्प्लॉय के प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे आपको यहाँ पे। क्या किसी मिनिस्टर के प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको ये चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे किस किस के प्रिविलेजेस एंड अलाउंसेस, किस किस की सैलरीज हमें यहाँ पे मिल जाएंगी। तो देखिए, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज कैग, राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस ऑफ हाई कोर्ट। तो गाइज ये जितने भी हैं ये आपको याद करके रखने हैं कि इनकी सैलरीज जो हैं वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको, राइट। अब क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि इनमें से किन की सैलरी जो है वो आपको शेड्यूल सेकंड में मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऑप्शंस में उसके अकॉर्डिंग होंगे, ऑप्शंस उसके अकॉर्डिंग होंगे, राइट। तो आपको अगर ये चीज़ लर्न होएगी तो आप इजीली उस चीज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकंड शेड्यूल भी हमारा कवर हो गया है, राइट। चलिए थर्ड शेड्यूल पे चलते हैं।
थर्ड शेड्यूल बात करता है गाइस ओथ एंड अफर्मेशन। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई हो जाएगा कि किस किस की ओथ है, राइट। इसमें ये यहाँ पे किस किस की ओथ्स गिवन है। तो देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ओथ्स होती क्या है। ओथ मीन्स शपथ। अगर आप कोई इंडिया के किसी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हो, आप इंडिया की किसी एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हो, राइट, तो आपको ओथ लेनी पड़ती है। उस पोजीशन पे बैठने से पहले आपको ओथ लेनी पड़ेगी, राइट। तो देखिए ओथ भी दो टाइप की लेनी पड़ती है गाइस। देखिए पहली टाइप की जो ओथ है वो है ओथ ऑफ ट्रू फेथ एंड एलिगेंस, राइट। ये ओथ लेनी पड़ती है इसलिए कि मैं अगर किसी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हूँ कॉन्स्टिट्यूशनली, राइट, तो मैं संविधान के दायरे में रह के काम करूँगा। ये उस टाइप की ओथ है कि मैं जो है वो संविधान के दायरे में रह के काम करूँगा। उसको बोला जाता है ओथ ऑफ ट्रू फेथ एंड एलिगेंस, राइट। दूसरी टाइप की जो ओथ है गाइज वो है आपके पास ओथ ऑफ सीक्रेसी। ओथ ऑफ सीक्रेसी का क्या मीनिंग है गाइज? ओथ ऑफ सीक्रेसी मीन्स अगर मैं किसी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हूँ इंडिया में, राइट, तो बहुत सारे ऐसे सीक्रेट्स होते हैं नेशन के जो कि मेरे आंखों के सामने से जाएंगे, गुजरेंगे, राइट। और वो ज़रूरी भी है क्योंकि मैं उस इम्पोर्टेंट पोजीशन पे हूँ कि मुझे तो एटलीस्ट पता होना चाहिए वो चीज़, राइट। बट वो अगर लीक हो जाते हैं तो हमारी नेशन की सिक्योरिटी पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो उसके लिए क्या है, उसको लीक नहीं करना है हमें, तो उस चीज़ के लिए क्या है, एक ओथ और लेनी पड़ जाएगी। वो क्या है, ओथ ऑफ सीक्रेसी। तो ये दो टाइप की ओथ जो हैं वो मिनिस्टर्स को लेनी पड़ती हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो इसमें नहीं है। क्यों नहीं है गाइस? क्योंकि वो सिंपली गिवन है आपको आर्टिकल्स में। कौन कौन से आर्टिकल्स में? आर्टिकल 60 डील कर रहा है प्रेसिडेंट के साथ, 69 जो है वो डील कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट की ओथ के साथ, एंड 159 डील कर रहा है गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स के साथ। अब ओथ तो सिंपली एक शपथ लिखी गई होगी ना, राइट। अब वो चीज़ जो है उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम क्यों बनाएं उसको शेड्यूल में डाल के, राइट। मोर ओवर जो ओथ है वो लेगा किसके सामने इंसान, तो वो प्रेसिडेंट के सामने लेगा अगर कोई यूनियन मिनिस्टर है, राइट। अगर कोई स्टेट का मिनिस्टर है तो वो किसके सामने शपथ लेगा, वो लेगा गवर्नर्स के सामने। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन है आर्टिकल्स में। तो इस चीज़ को हम शेड्यूल में ऐड करके इसकी और ज़्यादा बल्कि नहीं बनाएंगे, राइट। एंड ये एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये पूछा जा सकता है कि थर्ड शेड्यूल जो है उसमें इनमें से किसकी ओथ गिवन नहीं है या गिवन है। उसके अकॉर्डिंगली आपके पास ऑप्शंस आएंगे तो आप इजीली कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ पता है, राइट। देखिए गाइज नेक्स्ट आ जाता है आपके पास शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 जो है वो डील करता है आपके पास एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट। तो इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है राज्यसभा में, दैट जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्टली होते हैं एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू होते हैं, राइट। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है? इनडायरेक्टली मीन्स कि डायरेक्टली वोटिंग नहीं करते हैं हम लोग मेंबर्स ऑफ राज्यसभा को चुनने के लिए, वो लोग हर एक स्टेट से रिप्रेजेंटेशन दी जाती है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कैसे? जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है यहाँ पे किससे, रिप्रेजेंटेशन से, और इसको सीट्स बोल सकते हैं, राइट। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी उतनी ज़्यादा सीट्स होएंगी, जितनी कम पॉपुलेशन होएगी उतनी कम सीट्स होएंगी। इतना समझ आ गया गाइस? जैसे फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा सीट्स कहाँ से हैं हमारे पास? उत्तर प्रदेश से। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? उत्तर प्रदेश की, राइट। तो ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। अब इसके बारे में राज्यसभा की सीट्स कैसे एलोकेट होती हैं एंड कितने मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं, कौन नॉमिनेट करता है, कौन सी फील्ड से नॉमिनेटेड होते हैं, कैसे इलेक्शंस होते हैं, राइट। ये सब के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम राज्यसभा पढ़ेंगे, राइट। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है, पहली बात कि ये डील करता है एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, राइट। दूसरी चीज़ आपको गाइज ये याद रखनी है, टॉप 3 पहले आ जाएगा, टॉप 3 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे कौन है। सबसे ज़्यादा सीट्स किसकी हैं? यूपी की। उसके बाद किसकी है? महाराष्ट्र की। उसके बाद किसकी है? तमिलनाडु की। यूपी की कितनी है? 31। महाराष्ट्र की कितनी है? 19। तमिलनाडु की कितनी है? 18, राइट। उसके बाद आपकी होम स्टेट, क्योंकि ये पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए, वहाँ पे यहाँ से पूछ सकते हैं, राइट। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम
हम हिमाचल प्रदेश से अब खुद को कंसिडर करते हैं, हम हिमाचल प्रदेश से हैं, राइट। तो यहाँ से कितनी सीट्स हैं? 3, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज़, तो यूनियन टेरिटरीज़ गाइस आपको 2 याद रखनी है। एक आ जाएगी दिल्ली एनसीआर, राइट। सेकंड आ जाएगी पुडुचेरी। दिल्ली से सीट्स 3 है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एंड पुडुचेरी से सीट 1 है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, राइट। उसके बाद आपको जो याद रखना है वो याद रखना है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपके पास 8 स्टेट्स हैं, दैट इज़ 7 सिस्टर्स प्लस 1 ब्रदर, राइट। और ब्रदर कौन थे? सिक्किम, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट दिखा देता हूँ आपको कि याद करने का तरीका गाइस। बीच में आसाम है, उसके आसपास 6 सिस्टर्स हैं, राइट, एंड एक ब्रदर यहाँ पे है, राइट। तो जो बीच में है इसको घेरा कितनों ने? 7 ने। तो आसाम की सीट्स भी कितनी है गाइस? 7, राइट। एंड बाकी जितने भी हैं नॉर्थ ईस्टर्न, उन सब की सीट्स कितनी है? 1, राइट। ये आपको ऐसे याद करके रखना है। तो देखिए गाइस, अब इतना आपको लर्न करने की ज़रूरत है, इसमें आपका क्या है, आधे से ज़्यादा ये कवर हो जाएगा, राइट। अब अगर आप इस चीज़ को पूरा लर्न कर सकते हैं कि कौन सी स्टेट से कितनी सीट्स हैं एंड कौन सी यूनियन टेरिटरी से कितनी सीट्स हैं, तो आप वो वेल एंड गुड है, आपके लिए ही फ़ायदेमंद है। नहीं तो एटलीस्ट आपको इतना तो याद करके रखना ही है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए, इतना हो गया। नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल 5। शेड्यूल 5 डील करता है गाइस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़। क्या यहाँ पे सारे शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं? तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सारे नहीं है गाइस। यहाँ पे आपको आसाम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा, इनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल के बारे में यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, राइट। इतना भी आपको समझ आ गया। अब जितना भी जो रेस्ट ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके जो शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल कहाँ पे गिवन है? वो गिवन है शेड्यूल 5 में। इतना याद रखना है आपको गाइस, राइट। और ज़्यादा इसमें करने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत लेंथी शेड्यूल्स होते हैं, सारा तो हम पढ़ नहीं सकते। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें याद रखनी है चीज़ें, तो वो यही है कि शेड्यूल 5 डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़। इसमें सभी नहीं आते हैं, इसमें आसाम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा नहीं होंगे, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, पिछले शेड्यूल में आसाम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा नहीं थे, तो इसमें क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ ऑफ आसाम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा, राइट। बस ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है गाइस, इसको आपको याद रखना है कि 5th में जो है वो सभी का दिया गया है, 6th में स्पेशल स्टेटस दिया गया है किसको? आसाम, मेघालय, मिज़ोरम एंड त्रिपुरा। अब देखिए, इसमें ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे आर्टिकल याद रखना है आपको, एक 244 जो डील करता है इनसे, राइट। दूसरा आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल है वो किया जाता है किससे? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स यहाँ पे बनाई गई हैं, वो कंट्रोल करेंगी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल करेंगी किसका? इन 4 पर्टिकुलर स्टेट्स के शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ का, राइट। इतना आपको समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 डील करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखिए गाइस, हमारा जितना भी फेडरल सिस्टम है वो सारा का सारा स्टैंड करता है किस पे? शेड्यूल 7 पे। उसमें भी यही दिया गया है गाइस कि पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, राइट। और वो किस फॉर्म में डिवाइडेड है? लिस्ट्स की फॉर्म में। और वो कौन कौन सी लिस्ट हैं? तो हमारे पास 3 लिस्ट हैं बेसिकली। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये हमने पहले भी पढ़ देखा है, राइट। अब देखिए, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है कि यूनियन लिस्ट को बोला जाता है लिस्ट 1, राइट। सेकंड थिंग, यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स कितने हैं? तो वो हैं 97 सब्जेक्ट्स। एंड थर्ड थिंग, वो आपको याद रखना है कि यूनियन लिस्ट पे एक्सक्लूसिवली लॉ कौन मेक कर सकता है? तो वो कर सकता है सेंटर। एक लिस्ट में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, राइट। दूसरा, स्टेट लिस्ट क्या है? स्टेट लिस्ट पे एक्सक्लूसिवली लॉ मेक कौन करेगा? स्टेट्स, राइट। स्टेट लिस्ट को बोला जाता है लिस्ट 2। एंड सब्जेक्ट्स कितने हैं? 61 सब्जेक्ट्स हैं, राइट। कंकरेंट लिस्ट क्या है? इसको बोला जाता है गाइस लिस्ट 3। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? 52 सब्जेक्ट्स हैं। एंड कंकरेंट लिस्ट पे एक्सक्लूसिवली कौन लॉ मेक कर सकता है? तो वो सेंटर भी कर सकता है एंड स्टेट भी कर सकता है, बट
यहाँ पे पावर ज़्यादा किसको दी गई है, सेंटर को, राइट। अब देखिए ये लिस्ट हमने कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया से, इतना भी पता है आपको, अगर आपने सोर्सेज पढ़े हैं तो आपको पता होगा, राइट। चलिए देखिए अब गाइज, आपको इसमें बस इतनी 3 चीज़ें याद रखनी है। पहली, इस लिस्ट को क्या बोला जाता है, दूसरा कितने सब्जेक्ट्स हैं, तीसरा किससे डील करती है, राइट। इस पर लॉ कौन मेक कर सकता है, राइट। जस्ट ये दिया गया है। एंड गाइज अगर हो सके तो अभी एक वीडियो में मैं आपको 97 सब्जेक्ट्स तो बता नहीं पाऊँगा, यूनियन लिस्ट के ही बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो आप एक बारी गो थ्रू हो जाइए इन सब्जेक्ट्स के सभी के 97, 61 एंड ये आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जो सब्जेक्ट है उस पे सेंटर लॉ बना रही है, कौन सा सब्जेक्ट है जिन पे स्टेट्स लॉ बना रही है, एंड कौन सा ऐसा है जिस पे दोनों बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट है हमारे पास, एजुकेशन है तो ये सेंटर एजुकेशन भी होती है, स्टेट एजुकेशन भी होती है, तो ये क्या है, एक कंकरेंट लिस्ट है, ये कंकरेंट लिस्ट का एक सब्जेक्ट है, राइट। चलिए इतना आपको लग गया पता। नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज, क्योंकि ये डील कर रहा है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस से, राइट। अब देखिए हमारे पास पहले ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी थी, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे पास पहले कितनी थी, 14 लैंग्वेजेस। बाद में इसमें 8 ऐड हुई हैं एंड अभी कितनी है, 22 लैंग्वेजेस हैं अभी, राइट। अब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि कौन सी लैंग्वेज कब ऐड हुई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है, राइट। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन भी आता है गाइस। तो देखिए 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में हमारे पास एक लैंग्वेज ऐड हुई थी जो कि है सिंधी, राइट। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हमारे पास 3 लैंग्वेजेस ऐड हुई गाइस, मणिपुरी, नेपाली एंड कोंकणी, राइट। आफ्टर दैट 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हमारे पास 4 नई लैंग्वेजेस ऐड हुई, दैट इज़ बोडो, डोगरी, सैंथली, मैथिली, राइट। देखिए यहाँ पे ये 4 जो हैं ये हमारे पास ऐड हुई हैं 92nd अमेंडमेंट एक्ट में, राइट। तो देखिए अब इनमें से अगर आपको क्वेश्चन फंस जाएगा और आपको सिर्फ यही याद है, ठीक है, तब तो आप कर लोगे अटैम्प्ट उसको, राइट। बट अगर इनसे डिफरेंट कुछ आ गया, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो शेड्यूल 8 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं मेंशन्ड है, राइट। तो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा असमीज़, बंगाली, गुजराती, इंग्लिश। तो अगर तो आपको ये पूरी लिस्ट लर्न है तब तो आप इजीली बोल दोगे कि इंग्लिश नहीं है, राइट। बट अगर आपको सिर्फ यही डाटा याद है तब आप क्या बोलोगे, तब आप कंफ्यूज हो जाओगे गाइज, तब आप मारोगे तुक्के जो कि नहीं मारने, ठीक है गाइज। इसलिए आपको ये लिस्ट पूरी लर्न होनी चाहिए, ठीक है गाइज। तो आपको ये लिस्ट पूरी लर्न करके रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। अगर शेड्यूल्स में से क्वेश्चन आ रहा है तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं शेड्यूल 9। अब देखिए पहली बात आपको ये याद रखनी है कि शेड्यूल 9 जो है वो कब आया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 को, राइट। अब देखिए ये डील किससे कर रहा है, ये डील कर रहा है वेरिफिकेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, राइट। अब देखिए गाइस पहले था क्या, ऐसा था कि जब हमारा संविधान बना तो पार्लियामेंट बोल रही थी कि सुप्रीम होनी चाहिए हमारी सरकार। सुप्रीम मीन्स क्या, सबसे ऊपर, कि हम जो लॉ बना रहे हैं हमारे पास अथॉरिटी है कि हम लॉ बना सकते हैं, राइट। बट साइड वाइज एक और पावर चली है, दैट इज़ जुडिशरी, जो कि हमारे लॉज को खारिज कर सकती है, राइट। तो हमें बनना है सुप्रीम। तो इन लोगों ने क्या किया कि हमारे लॉज जो हैं वो जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड रहेंगे, दैट जुडिशरी भी उसमें कुछ ना कर पाए। उन्होंने ऐड किया शेड्यूल 9, राइट। उसके बाद क्या हुआ गाइस, उसके बाद आया एक केस, केशव नंद भारती केस, जो आपको पता है प्रियम्बल में भी हमने पढ़ा था, राइट। इसमें क्या हुआ, 24 अप्रैल 1973 को ये हुआ। एंड यहाँ पे क्या हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है संविधान का वो इंट्रोड्यूस हुआ। अभी तक भी सुप्रीम कोर्ट ने रिवील नहीं किया है कि बेसिक स्ट्रक्चर है क्या बेसिकली, बट कुछ जो बुक में दी हुई चीज़ें हैं वो हम ज़रूर पढ़ेंगे कि उसमें गिवन क्या क्या है,
बट वो कंप्लीट नहीं है। कुछ भी अगर ऐसा मनगढ़ंत लॉ आता है, पार्लियामेंट कुछ भी अजीबोगरीब अगर लॉ लेके आती है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डेफिनेटली ये बोल के कर देता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है एंड इसको एप्लीकेबल नहीं कर सकते, तो वो उसको हटा देंगे, राइट। तो सुप्रीम कौन है? सुप्रीम है जुडिशरी, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट, उसकी जजमेंट ज़रूरी है, राइट। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का क्लोज आने के बाद यहाँ पे अमेंडमेंट की गई एंड यहाँ पे हुआ क्या, लॉज अंडर शेड्यूल 9 आफ्टर 24 अप्रैल 1973 कि इस डेट के बाद जो लॉज शेड्यूल 9 में ऐड किए गए हैं वो होंगे ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। वो प्रोटेक्टेड नहीं है जुडिशियल रिव्यू से, वो है ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। मींस जुडिशरी भी उस पर फैसले कर सकती है, फैसले ले सकती है, राइट। तो ये आपको याद रखना है गाइस। जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड कौन सा शेड्यूल है, तो वो है आपका शेड्यूल 9। और इसकी हेडिंग क्या है गाइस? इसकी हेडिंग है वेरिफिकेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, राइट। इतना आपको समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है शेड्यूल 10। शेड्यूल 10 में क्या गिवन है? प्रोविज़न एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। गाइज ये जो हेडिंग्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको एज इट इज़ लर्न करनी है, क्योंकि कई बार हेडिंग से भी क्वेश्चन आ जाते हैं एंड वहाँ पे एग्जामिनर करता क्या है, वर्ड प्ले, तो वो आपको कुछ और डेफिनेशन दे देंगे, राइट, जो रिलेटेड होगी कंटेंट से, ठीक है। बट आपको लर्न क्या होना चाहिए? आपको लर्न होना चाहिए वर्ड्स, ये एग्जैक्ट वर्ड्स आपको लर्न होने चाहिए, तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इजीली, राइट। तो शेड्यूल 10 किससे डील कर रहे हैं? प्रोविज़न एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है इसको, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जब अमेंडमेंट हुई पहले तो ये आया कब? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 आया कब गाइज? ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 शेड्यूल 10 हमारे पास इंक्लूड किया गया था। इसी के साथ गाइज हमने आर्टिकल्स को भी अमेंड किया, किसको? 102 क्लॉज 2 ये आया एंड 191 क्लोज 2 ये आया। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे डील करेगा ये यूनियन के साथ एंड ये डील कर रहा है आपके पास स्टेट्स के साथ, राइट। है क्या बेसिकली? देखते हैं, इसको समझते हैं गाइस। देखिए डिफेक्शन को डिफाइन किया है इस शेड्यूल में, राइट। डिफेक्शन में आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ। देखो एक था गाइस, यहाँ पे आया है आयाराम गयाराम कॉन्सेप्ट था गाइस 1960s के आसपास। तो इसमें था क्या कि एक कोई मिनिस्टर था, अब ये सच है कि नहीं मुझे नहीं इतना पता, बट ये मैंने सुना है कहीं से, राइट। तो आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, राइट। देखिए यहाँ पे बोला जाता है कि ये एक मिनिस्टर थे जिन्होंने 6 महीने के टर्नओवर में अपनी 4 बार पार्टीज चेंज कर ली। जिससे हुआ क्या? जिससे हुआ कुछ नहीं, हमारी इन्होंने तो पार्टी चेंज कर ली, इनके लिए तो कुछ भी नहीं है, राइट। बट यहाँ पे हुआ क्या कि गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है। अब गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी तो वहाँ के सिटीजन्स कैसे स्टेबल होंगे? वो कंट्री कैसे स्टेबल रह पाएगी वहाँ पे उसके लीडर्स ही जब स्टेबल नहीं है तो, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया था, इसलिए हमने इस चीज़ को इतना ज़्यादा इसको मेजर रोल प्ले करवाया कि इसको हमने ऐड कर दिया कहाँ पे? शेड्यूल 10 में, राइट। अब यहाँ पे क्या है, पूरा प्रोसेस बताया गया है कि किस इंसान को कौन से ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन पे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, राइट। तो वो मिनिस्टर्स ही होंगे गाइस, राइट। अब मिनिस्टर्स यूनियन के भी हो सकते हैं, स्टेट के भी हो सकते हैं, हर किसी का अलग प्रोविजंस यहाँ पे आपको डिफाइन मिल जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कैसे हो सकता है? अगर कोई अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरली क्विट कर जाता है पार्टी को तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया, राइट। दूसरा, अगर यहाँ पे मेरे पास वोटिंग है, राइट, वोटिंग है जिसमें येस एंड नो है, राइट। मेरी पार्टी ने मेरे को बोला था कि येस पे टिक करना है, ठीक है, एंड मैंने किया क्या? मैंने नो पे टिक कर दिया। तो मैंने किया क्या बेसिकली? अपने पार्टी को मेरी पार्टी ने जो मेरे को बोला था मैंने उनको डिसओबे कर दिया, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर तो वो बंदे मेरे को माफ़ कर रहे हैं, अगर वो लोग मेरे को माफ़ कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो ये शेड्यूल हो जाएगा नल एंड वॉइड, राइट। बट अगर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, राइट, तो वो मैं हो जाऊंगा क्या? डिसक्वालीफाइड अंडर शेड्यूल 10। ऐसे गाइस बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, तो आप वो देख सकते हैं, राइट। अभी के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि इंक्लूड कब किया गया था?
दो चीज़ें और इंक्लूड हुई थी, ये भी याद कर सकते हैं आप, राइट। उसके बाद आपको ये याद रखना है इसकी हेडिंग, प्रोविजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, राइट, एंड इसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोला जाता है, राइट। इतना आपको याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइज, दैट इज़ शेड्यूल 11। पहली बात, ऐड कब हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइज, आपको ये लर्न होनी चाहिए। ऐड कब किया गया गाइज, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, राइट। इसको किया, शेड्यूल 11 को किया गया था ऐड। अब इसमें जितनी भी बात की गई है वो किसके बारे में की गई है, पंचायत के बारे में, राइट। पंचायत को ही बोला जाता है क्या, रूरल लोकल गवर्नमेंट, राइट। इनके हाथ में कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं गाइस, 29 सब्जेक्ट्स इनके हाथ में दिए गए हैं। इन सब्जेक्ट्स की पावर्स, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहाँ पे मेंशन की गई हैं, शेड्यूल 11 में, राइट। इतना सा आपको याद करके रखना है इस शेड्यूल में। बाकी जब हम पंचायत करेंगे वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस, आर्टिकल्स के थ्रू हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पंचायत में है क्या क्या, राइट। अभी आपको बस इतना याद रखना है कि रूरल लोकल गवर्नमेंट बोला जाता है पंचायत को, राइट। ये पहले तो ये ऐड कब किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है। सेकेंडली कितने सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स की जो पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो सभी की सभी जो हैं वो मेंशन कहाँ पे की गई हैं, शेड्यूल 11 में, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गाइज आपके पास शेड्यूल 12। देखिए शेड्यूल 12 जो है ये सेम ही टाइम पे आया था, ईयर सेम है गाइज 1992, बस ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, राइट। एक ही साल में 2 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया था, राइट। अब देखिए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में शेड्यूल 12 जो है वो इंक्लूड किया गया। अब ये क्या, ये टोटली बात कर रहा है आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ की, जिसको बोला जाता है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इसके हाथ में कितने सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, तो दैट इज़ 18 सब्जेक्ट्स, राइट। अब ये 18 सब्जेक्ट्स के ऊपर जो पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं म्यूनिसिपैलिटीज़ की, वो सारी की सारी मेंशन कहाँ पे की गई हैं, शेड्यूल 12 में, राइट। तो देखिए इतना सा आपको याद करके रखना है गाइस, जितना मैंने बोला है इतना सा आपको शेड्यूल्स में याद करके रखना है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, राइट। और जो बाकी फर्दर आपको कुछ डाउट है अगर इसमें, जैसे अगर आपको ये पता नहीं चल रहा कि म्यूनिसिपैलिटीज़ है क्या, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या इसके मेजर ग्राउंड्स हैं, तो वो सभी कुछ हम डिटेल में करेंगे गाइस जब हम इस चैप्टर्स पे पहुंचेंगे। अभी एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि आपको सब कुछ बता दिया जाए, तो कंटेंट से हमने, कॉन्सेप्ट से हमने हिलना नहीं है। हम शेड्यूल्स कर रहे हैं, हम शेड्यूल्स पे ही बने रहेंगे, राइट। तो देखिए गाइज आज ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। एंड अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी हमें टेक्स्ट कर सकते हैं, एंड आप हमें कमेंट सेक्शंस में भी पूछ सकते हैं अपनी क्वेरीज, हम डेफिनेटली उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइज अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके, राइट। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।